टाइम था 12 जुलाई 2022 का और जगह थी बिहार के पटना का अररिया। जब काफ़ी ज़्यादा रात का टाइम हो चुका था और छोटू यादव नाम का एक लड़का अपने मामा के यहाँ पर आया हुआ था। रात को वो बड़े ही आराम से लेटकर सो रहा था कि उसी टाइम उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। नींद नींद में छोटू यादव अपने फ़ोन को उठाकर कान से लगाकर बात करने लग जाता है कि सामने से कौन बोल रहा है, क्योंकि उसे भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतनी रात को किसी इमरजेंसी आ गई। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कुछ एक ऐसी बातें छोटू यादव को बोलनी शुरू कर दी कि एकदम से छोटू यादव की तो नींद ही खुल गई और वो सीधा का सीधा खड़ा होकर आसपास में ये चीज देखने लग जाता है कि इसके घर परिवार के लोग इस टाइम जाग रहे हैं या फिर सो रहे हैं। और जैसे ही वो इस चीज को लेकर कंफर्म हो गया कि घर के सारे ही लोग सो चुके हैं, तो वो धीरे से घर की कुंडी खोलकर घर से बाहर निकल जाता है और उसके बाद इसी गांव की एक और लड़की आरती कुमारी के घर पर जा पहुंचता है। वहां पर जाकर वो आरती कुमारी की भाभी रूबी से मिलता है और उसकी भाभी रूबी उसे ले जाकर अपने घर के एक कमरे में बंद कर देती है, क्योंकि रूबी का ये कहना था कि आज रात को वो आरती से उसे मिलवाना चाहती है। छोटू यादव आरती से काफी ज्यादा प्यार किया करता था। वो उससे मिलने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था और यही कारण था कि आधी रात को जब आरती की भाभी का इसके पास फोन आता है कि वो आरती से उसे मिलवा देगी, तो वो आधी रात को वहां पर उससे मिलने के लिए जा पहुंचता है। रूबी ने जैसे ही वहां पर छोटू को देखा तो वो उसे अपने साथ पकड़कर अपने घर के एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और रूबी ने छोटू से ये बात कही कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी शोर ना करे, वो आरती को उसके लिए यहाँ पर बुलाकर ला रही है। तो छोटू इस टाइम जिस भी कमरे में बैठा हुआ था, इसके बिल्कुल सामने वाले कमरे में आरती कुमारी भी सो रही थी। इस टाइम आरती कुमारी के एग्जाम वगैरह चल रहे थे, जिसके चलते वो रात को काफी ज्यादा जल्दी सो जाया करती थी और उसने सुबह के करीबन 2:30 के आसपास का अलार्म लगा रखा था। तो जैसे ही इस टाइम आरती कुमारी का मोबाइल बजने लगता है, उसका अलार्म बजता है, तो वो उठ जाती है और उठने के बाद अभी अच्छे से उसकी आंखें भी नहीं खुली थी कि उसने ये चीज देखी कि इसके सामने वाला जो कमरा है उसकी लाइट ऑन हो चुकी है। वो इस चीज को जानने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, वो अपने कमरे से निकलकर जाकर सामने वाले कमरे की खिड़की से अंदर की तरफ देखने लगती है कि यहाँ पर अंदर कौन है। और जब उसने ये चीज देखी कि इसके अंदर तो उसका प्रेमी छोटू है, वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि इतनी रात गए छोटू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। और वो उस खिड़की से ही छोटू से बातें करनी शुरू कर देती है और छोटू जैसे ही आरती को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली आरती की भाभी रूबी इसे बुला ही लाई। और जब आरती ने उससे पूछना शुरू किया कि इतनी रात को वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, अगर इसके परिवार वालों को पता चल जाता है तो वो लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और छोटू भी आरती से ये बात कहने लगता है कि वो ज्यादा परेशान ना हो, उसकी भाभी ने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। उसका ये कहना था कि वो उससे उसे मिलवाने वाली है और बिल्कुल ऐसा ही हो भी रहा है, जैसा कि अब तुम मुझसे मिलने के लिए आ चुके हो। लेकिन दूसरी तरफ आरती इस बात से साफ इनकार कर देती है कि वो तो इस टाइम बड़े ही आराम से सो रही थी, उसकी आंखें खुल गई, उसका एग्जाम वगैरह था, वो तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए उठी थी, उसे इन सारी ही चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दरअसल ये दोनों ही एक दूसरे से लगभग पिछले 2 सालों से प्यार कर रहे थे। एक टाइम ऐसा था जब छोटू यादव अपने मामा के यहाँ पर आया हुआ था और उसने पहली बार आरती को यहाँ पर देखा था, तो वो उसे देखने के बाद पहली बार में ही उसके ऊपर लट्टू हो गया। वो बार बार उससे जाकर बातें करने की कोशिश करता, लेकिन आरती उसे पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया करते थे, जिसके चलते छोटू यादव ने आरती की जो दोस्त थी उससे जाकर संपर्क किया और उसे सारी की सारी बातें बता दी कि वो कुछ इस तरीके से इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये इसे काफी ज्यादा खुश रखने वाला है। अगर ये एक बार उससे मुलाकात के लिए बोल दे तो उसके बाद जैसा भी वो बोलेगी वो वैसा ही करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ आरती कुमारी इस बात से साफ इनकार कर देती है कि वो किसी भी लड़के के साथ इस तरीके से चक्कर में नहीं फंसना चाहती, वो पूरे तरीके से उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन लगातार अब छोटू यादव उसके सामने अपनी रिक्वेस्ट भेजता जा रहा था, तरह तरह से वो उससे मिलने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब आरती कुमारी के दिमाग में ये बात आती है कि वो आराम से मिलकर इस बंदे को समझा देती है कि वो इस तरीके की लड़की नहीं है। लेकिन पहली बार जब उसने जाकर छोटू यादव के साथ मुलाकात की तो वो पहली बार था जब उसे किसी लड़के से बातें करके अच्छा लगता है। और उसके बाद तो धीरे धीरे कर ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। अब इनकी लगातार मुलाकातें बढ़ती जाती हैं, आपस में इन दोनों के नंबर एक्सचेंज हो चुके थे और धीरे धीरे कर इन सारी ही बातों का जब सिलसिला आगे बढ़ रहा था तो एक टाइम ऐसा भी आया जब इसकी भाभी रूबी को इस बारे में पता चल जाता है। रूबी ने आरती से इस
बारे में बात करने की कोशिश की। आरती भी अब जब उसकी भाभी को सब पता चल ही चुका था तो उसने भी छुपाने की कोशिश नहीं की और सारी की सारी बातें अपनी भाभी को डिटेल से बता दी। रूबी का भी यही कहना था कि भले ही तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे घर वाले इस प्यार के लिए कभी राजी होंगे। आरती भी ये सब काफी अच्छे से जानती थी तो उसने अपनी भाभी के सामने ही अब रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि वो कम से कम खुद तो इस बारे में किसी को ना बताए। उसकी भाभी इस चीज के लिए राजी हो जाती है लेकिन इस टाइम के अगर हालातों को देखा जाए तो इसकी भाभी ने ही आरती से बिना पूछे इसे यहाँ पर इससे मिलने के लिए बुला लिया था और इसके बारे में तो भाभी ही अच्छे से बता सकती थी कि इसका असल कारण क्या है। लेकिन ये सारा का सारा मामला जब तक सामने आ पाता, रूबी के साथ साथ उसका पति, इसके सास ससुर, इसका जीजा भी यहाँ पर आ पहुंचे थे। इन सभी लोगों को एक साथ देख लेने के बाद आरती हद से ज्यादा घबरा जाती है। वो लगातार छोटू से इस बात की रिक्वेस्ट करती जा रही थी कि भले ही वो किसी भी तरीके से यहाँ से भागे लेकिन यहाँ से वो भाग जाए। अगर ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये बात बोल रहा था कि इस बारे में तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले जब तुम्हारी भाभी ने मेरे पास कॉल किया था तो उनका ये कहना था कि क्या तुम सच में आरती से प्यार करते हो और क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो। ये सारी की सारी बातें उसने मेरे साथ फोन पर की थी। तो जरूर ये सारे के सारे परिवार वाले लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर शादी की बात करने के लिए आ रहे होंगे। लेकिन आरती तो इस टाइम तक काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और उसने छोटू से ये बात बोलनी शुरू कर दी कि कम से कम तुम थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो, क्योंकि रात के टाइम लगभग अब 2-3 बजे का टाइम हो चुका है। इस तरीके से शादी की बातें करने के लिए कौन किसे बुलाता है, जरा तुम ही सोचो और जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन बाहर तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और बाहर खड़ी आरती कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जब तक ये दोनों आपस में इस बारे में बात कर रहे थे, रूबी अपने साथ अपने ससुर धीरेन्द्र यादव, अपने पति रविकांत और अपने जीजा पवन यादव को लेकर यहाँ पर आ चुकी थी। ये सारे के सारे लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो इस टाइम आरती को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आरती यादव वहीं पर खड़ी हुई थी। सभी लोगों ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया और जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो उन्होंने वो कमरा अंदर से बंद कर लिया। आरती यादव इस टाइम बाहर खड़ी होकर काफी ज्यादा घबरा रही थी कि उसे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर शादी की बात करने वाले होंगे। वो लगातार दरवाजा इस टाइम खटखटाती जा रही थी और इसी टाइम उनका जीजा पवन यादव जाकर छोटू यादव से ये बात पूछने लगता है कि क्या तुम सच में आरती यादव से शादी करना चाहते हो, क्या तुम उसे प्यार भी करते हो। और जैसे ही छोटू को ये बात लगने लगती है कि ये लोग तो सच में ही शादी की बात करने वाले हैं, आरती वैसे ही घबरा रही थी तो थोड़ा शर्माते हुए उसने इस चीज के लिए हाँ भर दी। लेकिन उसके बाद ये जितने भी लोग उसे घेरे हुए थे एक के बाद एक उन्होंने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वो लोग ये चीज बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे कि वो उसे थप्पड़ मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं या फिर वहां पर साइड में रखी हुई काफी सारी लाठियों के साथ वो उसे पीट रहे हैं। कितने बजे? रात के 2 बजे के लमसम में था ये। क्या बोले थे कि आइए शादी करवाएंगे, ऐसे बात तो हमको नहीं बोली थी कि, लेकिन हमको उसको मतलब पूछे ना, जब वहाँ पे गए थे बोले कि आप यहाँ क्यों, तो बोले कि शादी, भाभी बोले कि शादी। वहाँ पे पहुँचे थे 2 बजे, हम समय नहीं देखे थे तभी। वहाँ पे मेरी दादी सब वहाँ पे सोई थी, दादी भाभी सब या मेरी भैया सब वो सब सोए थे। भाभी जगी हुई थी, उसका आंख खुला हुआ था, हम देखे थे उसको। वो इंतजार कर रहे जी। इस टाइम अंदर से जिस तरीके से छोटू यादव चिल्ला रहा था अपने आप को बचाने के लिए, उसके वो सारी की सारी आवाजें आरती सुन सकती थी। तो अब ज्यादा कुछ तो उसके कंट्रोल में नहीं था। वो सीधी की सीधी छोटू यादव के मामा के पास जा पहुंचती है और वहां पर जाकर जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटाने लगती है। इस टाइम छोटू यादव के मामा सो रहे थे। जैसे ही उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने जल्द से जल्द कर उस दरवाजे को खोल दिया। उन्होंने देखा कि आरती इस टाइम उनके सामने ही खड़ी हुई है। आरती काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रही थी। वो उसके मामा को समझाने की कोशिश कर रही थी कि इसके घर के लोग छोटू यादव को काफी ज्यादा बेरहमी के साथ इस टाइम पीट रहे हैं। हो सकता है वो लोग इसी तरीके से अगर उसे मारते रहे तो वो उसे जिंदा भी ना छोड़े। लेकिन छोटू यादव के मामा इस बारे में काफी अच्छे से जानते थे कि उनका भांजा आरती से कितना ज्यादा प्यार करता है और इसके घर वाले भी इस बारे में काफी अच्छे से जानते हैं। और यही कारण था कि उन्होंने छोटू यादव को काफी बार धमकाया था कि वो इनके घर के आसपास भी ना दिखे और आज अगर वो उनके हाथ लग गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ डरा धमका कर उसे छोड़ देने वाले हैं। ये सारी की सारी नॉर्मली बातें उससे कर लेने के बाद उसके मामा वापिस अंदर चले जाते हैं। उनका ये मानना था कि थोड़ी ही देर बाद वो उसे छोड़ देंगे। तो वो वापिस अपने ही घर पर आती है और वहां पर आने के बाद छोटू यादव के पिता के पास ही कॉल कर देती है। वो उन्हें सारी की सारी चीजें
डिटेल से बताने लगती है कि इस टाइम छोटू यादव को इसके परिवार के लोग कितना ज्यादा भयंकर तरीके से पीट रहे हैं और इस बारे में जानते ही छोटू यादव के पिता अपने घर से निकल पड़ते हैं। उन्होंने वहां से निकलने से पहले अपने दूसरे बेटे को भी इन सारी ही चीजों के बारे में बता दिया, लेकिन छोटू यादव के पिता इनके घर पर अकेले ही आ पहुंचते हैं और उसके बाद उन्होंने उसके परिवार के लोगों के सामने ही ये रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि वो उनके बेटे को छोड़ दें। इनके परिवार के कुछ एक लोग और इस टाइम सामने आते हैं। उन्होंने छोटू यादव के पिता को एक तरफ ले जाकर ये बातें करनी शुरू कर दी कि उनके बेटे के बीच, इनकी बेटी के बीच इस टाइम अफेयर चल रहा है, तो हम लोगों को इनकी शादी ही करवा देनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें करने के लिए वो लोग उसके पिता को एक तरफ लेकर जाते हैं। उमेश यादव लगातार ये बात बोल रहे थे कि इस टाइम भी उनके बेटे को पीटा जा रहा है, कम से कम उसे तो बकस ही दिया जाए। जब वो उस कमरे के चारों ही तरफ घूम चुके थे कि कम से कम वो अपने बेटे को देख तो पाए, तब वो एक खिड़की के पास जा पहुंचते हैं और वहां से वो ये चीज देखते हैं कि इस टाइम उसके बेटे की काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, इसे पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है और वो वहां पर पड़े पड़े पानी मांग रहा है। तो उसने वहां पर आसपास में मौजूद लोगों से ही मदद मांगनी शुरू कर दी कि कम से कम उसके बेटे को पानी तो पिला दिया जाए। घटना जो है ऐसे हुआ कि मेरा क्या कहते हैं, मेरा लड़का है छोटू कुमार। छोटू कुमार को जो है, छोटू कुमार अपने ननिहाल गया। ननिहाल जाने पर उस जो है आरती कुमारी का जो भाभी है रूबी देवी, वो उनको फोन करके बुलाया कि आप आइए, आपको आरती से जो है ना शादी कर देंगे। तो छोटू कुमार जो है उनके कहने पर उनके घर गया। वो रूबी देवी था, वो अपने पति को, अपने भाई को, पवन कुमार को, सबको बुला के लाया। छोटू कुमार को पकड़ के घर में ले गया, उनको पूरा मारपीट, हाथ पैर सब तोड़ दिया। हाथ पैर तोड़ के घर में जो है ना बेड पर रख दिया उनको। तो 4 बजे के टाइम में जो है ना आरती कुमारी को मोबाइल मिला, तो वो हमको फोन किया वहाँ से, पापा जी छोटू कुमार को मार रहा है, आप जल्दी से जल्दी आइए। आए तो गए अंदर, तो देखते हैं कि दरवाजा लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था बाहर से। हम सोचे कि खोल ले, लेकिन जो है धीरेन्द्र यादव हम पर लाठी लेके, डंडा लेके हमको अंगना से बाहर कर दिया। तो जैसे दरवाजा पर गए तो देखते हैं कि खिड़की खुला हुआ था। खिड़की से हम देखे कि छोटू कुमार को पवन कुमार, रविकांत, उनका पत्नी रूबी देवी, मिथिलेश यादव, सब उसको जो है मार रहा है छोटू कुमार को। छोटू कुमार चिल्ला रहा है, पापा हमको पानी पिलाओ, हमको पानी पिलाओ। लेकिन घर तो बंद था, ताला लगा हुआ था, हम किस तरीका से घर खोलते? नहीं, अंदर जाने नहीं दिया। हम कितनों चिल्लाए, घर जाने के लिए नहीं दिया। हम रो रो के वहाँ रह गए। लेकिन तब तक मुझे अरुण यादव मोझा से आया, वो बोलता है उमेश बाबू सुनिए, हम सामंजस्य करते हैं, घर खोल के निकाल देंगे आपको, लड़का को शादी विवाह करा के आपको दे देंगे विदाई, आइए यहाँ बैठते हैं। ले गया दरवाजा पर बैठने के लिए, उधर बहला के हमको रखा। उसके बाद जो है हमारे गांव का लड़का सब जब गया तो वो लोग धक्का मार के दरवाजा को तोड़ दिया। अंदर घुसा, देखता है छोटू कुमार जो है मारा पड़ा हुआ है। उनको करेंट सटा के मारा था, उनका नाखून भी खींच लिया था। हमको जाके बोला कि छोटू कुमार तुम मर गया, अब किसका विदाई लीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी लोग इस टाइम छोटू यादव को पीट रहे थे, वो उस कमरे से निकलकर सामने आरती वाले कमरे में चले जाते हैं और वहां पर जाकर दोबारा से आरती से भी यही बात पूछी जाती है कि क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो। आरती रोते हुए यही बात कहती है कि वो उससे हद से ज्यादा प्यार करती है, वो उसके बिना नहीं रह सकती, वो उसके साथ कुछ भी ना करे और उसे यूं ही जिंदा छोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसके परिवार वालों के अंदर तो इस टाइम हद से ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, जिसके चलते उन्होंने जिस तरीके से कि इस टाइम छोटू यादव को पीटा था, बिल्कुल इसी तरीके से आरती को भी पीटना शुरू कर दिया। वो लोग अगले काफी देर तक यूं ही आरती को भी पीटते रहते हैं। लेकिन इस टाइम तक इनके लगभग काफी सारे गांव वालों की नींद खुल चुकी थी कि ऐसा हमारे गांव में चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ उमेश यादव के गांव के भी काफी सारे लोग यहाँ पर इस टाइम आ चुके थे। छोटू यादव का जो बड़ा भाई था, वो इस टाइम अपने गांव के काफी सारे लोगों को लेकर यहाँ पर पहुंच चुका था। उन्होंने जब उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जिन्होंने कि इस टाइम छोटू यादव के ऊपर हमला किया था, तो वो सारे के सारे लोग इस टाइम यहाँ से गायब हो चुके थे। उन्होंने ऐसे ही अधमरी हालत में आरती कुमारी को वहीं पर छोड़ दिया और वो लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो अब इन दोनों की ही हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, तो दोनों को ही जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन आरती को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। जब उसके गांव के लोग दरवाजा तोड़कर छोटू यादव वाले रूम में घुसते हैं, तो वहां का नजारा देखकर एक बार तो उनके गांव के लोग भी काफी ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि इस टाइम
छोटू यादव पूरे तरीके से नीला पड़ चुका था। इसके शरीर के काफी सारे हिस्से काफी ज्यादा बुरे तरीके से टूट चुके थे। वहां पर साइड में काफी सारी बिजली की तारें पड़ी हुई थी, जिससे कि देखकर बिल्कुल साफ साफ समझा जा सकता था, क्योंकि इस टाइम छोटू यादव के भी शरीर पर जलने के काफी सारे निशान थे। इसे यहाँ पर करंट से मार दिया गया था, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये इस टाइम बचेगा या फिर अपनी जान गंवा चुका है, जिसके चलते इन दोनों को ही जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन अगली सुबह तक आरती को तो होश आ चुका था, लेकिन छोटू यादव अपनी जान गंवा चुका था। आरती की जैसे ही नींद खुलती है तो होश में आने के बाद सबसे पहला वर्ड यही बोला कि आखिरकार इस टाइम छोटू यादव कहाँ पर है, वो उसके बिना नहीं रह सकती, उसे के पास पहुंचा दिया जाए। लेकिन जब उसके गांव वालों ने, परिवार वालों ने ये बात बताई कि उसने तो अपनी जान गंवा दी है, तो एक बार तो वो पूरे तरीके से अपना हौसला खो देती है और उसका यही कहना था कि वो भी मर जाना चाहती है। इस टाइम तक पुलिस के पास भी कॉल कर दिया गया था और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उनके गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि छोटू यादव इस टाइम तक अपनी जान गंवा चुका था। जैसे ही ये मामला सामने आता है, इस टाइम तक आरती यादव भी पूरे तरीके से रिकवर हो चुके थे। उसने ये बात कहनी शुरू कर दी कि जब तक उसके प्रेमी के कातिलों को पूरी तरीके से सजा ना मिल जाए, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती, वो अनशन पर बैठी रहेगी और लगभग अगले 1 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए अनशन पर बैठी रहती है, जिसके कारण बाद में उसकी तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ जाती है और उसे क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। लगभग 3-4 दिनों तक उसकी हालत यूं ही लगातार बिगड़ती जा रही थी और बीच बीच में काफी सारे लोगों का तो ये भी दावा था कि इस टाइम आरती अपनी जान गंवा चुकी है, लेकिन अभी भी आरती बिल्कुल ठीक थी, बस उसके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी थी। और जैसे ही उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो वापस अपने घर नहीं जाने वाली, जबकि वो तो सोनू के घर जाकर रहेगी। आरती का ये कहना था कि अगर असल में देखा जाए तो उसके परिवार के लोग शायद इसे खुश ही नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि छोटू यादव किसी और धर्म से नहीं था, किसी और जात बिरादरी से नहीं था, जबकि ये इन्हीं की कास्ट का था। लेकिन इसके माता पिता को जब ये रिश्ता पसंद नहीं आया तो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली इस रिश्ते से मना नहीं किया, जबकि उसके प्रेमी को काफी ज्यादा बेरहमी से मार डाला और अब वो छोटू के परिवार के साथ ही रहने वाली है। ये सारी की सारी बातें बोलकर आगे की जिंदगी वो उमेश यादव के बेटे की तरह रहकर बिताने लगती है। और दोस्तों, आप लोग ये पूरी की पूरी घटना जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप लोगों को क्या लगता है कि इस केस में असल गलती किसकी है? और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। और ये बात भी इस पूरे ही केस को देख लेने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि आरती यादव जब उसने छोटू के पिता के पास कॉल किया था, वो उसके मामा के पास गई थी। उसी टाइम वो अगर पुलिस के पास कॉल कर देती तो हो सकता है उस टाइम छोटू की जान बच जाती, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंचने के बाद इस पूरी की पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे।